नमस्कार साथियों। आज मैं जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इंटरनेशनल एंकर हैं और न जाने कितनी सामाजिक संस्थाओं के अंदर पद की जिम्मेवारी संभालते हैं। किसी में वो अध्यक्ष हैं, किसी में वो उपाध्यक्ष हैं, किसी में सेक्रेटरी हैं। तो ये कह सकते हैं एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको रतिया की अगर हम स्पेशली बात करें तो बच्चे बच्चे तक की भी जो पहुंच है उन तक है। और आज इस चुनावी माहौल के अंदर हम रतिया क्षेत्र की चुनावी जो विश्लेषण है वो करने के लिए इनके साथ जुड़े हैं। थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे कि रतिया के अंदर आखिर कैसा माहौल चल रहा है। सबसे पहले तो धर्मेंद्र गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। गोस्वामी जी, जैसे कि हम बात करते हैं हरियाणा अगर राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर अब एक टू पार्टी सिस्टम ही दिखाई दे रहा है चुनाव के दौरान, कांग्रेस और बीजेपी। अन्य दल जो है वो कहीं ना कहीं मतलब पिछड़े हुए नजर दिखाई दे रहे हैं। क्या रतिया में भी यही स्थिति है? हाँ जी, आपने सही कहा। पिछले लोकसभा चुनावों की अगर हम चर्चा करें तो मुख्य रूप से देश में दो पार्टियों के बीच में चुनाव हुआ। भले ही वो गठबंधन से थी, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन विधानसभा चुनावों में कुछ परिस्थितियां अलग भी हो सकती हैं। क्योंकि जहां तक क्षेत्रीय दलों का सवाल है, उनको हम सिरे से नकार नहीं सकते। कुछ प्रदेशों में लोकसभा में नतीजे और होते हैं और विधानसभा में और होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं। बीजेपी और कांग्रेस तो रहेगी, इसमें तो नो डाउट, बट बाकी जो पार्टियां हैं उनको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है रतिया सॉरी हिसार सिरसा सीटों पे अगर अन्य दल है जैसे जेजेपी है, आईएनएलडी है, तो इनकी जो कैंडिडेट थे उनके वोट मतलब इतने संतोषजनक नहीं आए थे। यानी वो उस पे गर्व कर सके ऐसे वोट वो नहीं थे। तो यही परिस्थिति विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी कि तो पहले क्लियर था कि देश में जो सरकार बनने वाली है या तो कांग्रेस की बनने वाली है केंद्र में, या बीजेपी की बनने वाली है। किसी को यह अंदेशा नहीं था कि कोई क्षेत्रीय दल का प्रधानमंत्री बनेगा। तो लोगों ने अपने वो दलों को छोड़कर, रीजनल पार्टीज को छोड़कर नेशनल पार्टीज को वोट किया। अब वो वोट विधानसभा क्षेत्रों में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि विधानसभा में जो पार्टीज होती हैं उनका कुछ दबदबा ज्यादा रहता है, उनका एरिया कम रहता है, और लोकसभा और विधानसभा का जो क्षेत्रफल है उसमें भी काफी कमी होती है। तो इसलिए बीजेपी नो डाउट रूलिंग पार्टी में है, केंद्र में उसकी सरकार है, पिछले 10 साल से हरियाणा में उसकी सरकार है। निश्चित रूप से हावी रहने की संभावना है, लेकिन साथ साथ में कांग्रेस पार्टी की जैसे 5 सीटें लोकसभा में आई, उसको देखे तो अच्छा प्रदर्शन माना जा सकता है, और आगे विधानसभा में इनकी भी बढ़ सकती हैं और क्षेत्रीय दल भी आगे आ सकते हैं। विधानसभा में फिलहाल क्या स्थिति थी कांग्रेस की लोकसभा चुनावों के अंदर? मतलब अगर रतिया की बात करते हैं तो कांग्रेस यहाँ से जीती थी। हाँ, कांग्रेस की सिरसा लोकसभा क्षेत्र की टोटल 9 सीटें हैं। 9 की 9 सीटों पर ज्यादातर भारी मतों से जो कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। तो उससे एक जोश तो होगा। हाँ, निश्चित रूप से। जब किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर 9 विधानसभाओं में, जिसमें टोहाना रतिया नंबर 1 और 2 पर रहे, बिल्कुल ये भी एक बड़ी बात है बहुमत के मामले में। तो अब विधानसभा में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं थोड़ी रतिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना चाहूँ तो आप थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या भौगोलिक स्थिति है, कितने गांव आते हैं और किस प्रकार से कौन कौन सा एरिया टच करता है इसको? देखिए, टच की यहाँ तो बात आई है, पंजाब की सीमा से सटा क्षेत्र है। इसको 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक घग्गर के आर और एक घग्गर के पार। ठीक है। घग्गर नदी के जो घग्गर नदी के पार का इलाका है वो पूरा पंजाबी बेल्ट है वहां पे। ओके। और वहां पे सिख वोट भी है ज्यादा और अदर्स पार्टीज भी हैं। लेकिन जो आर रतिया क्षेत्र की तरफ आ जाता है, फतेहाबाद रोड की तरफ जाता है, जो उनमें जाट भी हैं, जट भी हैं, और दूसरे अदर्स पार्टी जैसे एससी भी हैं, बीसी लोग भी हैं। तो वो मिक्सचर है। तो इन दो विभाजन करते हैं तो उसमें ये फर्क निकलता है कि वो साइड टोटली पंजाब से रिलेटेड है। तो वहाँ किसान आंदोलन का ज्यादा प्रभाव भी रहा होगा। निश्चित रूप से वहां रहा पहले, और उसी कारण शायद वो
इस बार जो बहुमत मिला कांग्रेस को, ये भी एक कारण रह सकता है। उन्होंने वहां से बहुमत हासिल किया, तो विधानसभा में भी अगर वो फैक्टर नहीं चलता तो मुश्किल है, अगर चलता है तो फिर इतिहास अपने आप को दोहरा सकता है। दोहरा सकता है। और अगर हम बात करते हैं जैसे कि कुछ किसान संगठनों ने भी मतलब चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, चुनाव लड़ने की तैयारियां की हैं, तो रतिया में भी कोई ऐसा संगठन है जिसका कोई मतलब कैंडिडेट या जिसका कोई नेता अपनी इच्छा जाहिर करता हो? नहीं, बहुत से संगठन हैं और नेता भी बहुत हैं, बट अभी तक इतना निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौन कैंडिडेट होगा। किसी का समर्थन वो अवश्य कर सकते हैं, अच्छा। वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन किसानों की जो है अच्छी खासी पकड़ इस क्षेत्र पर है, कई दल हैं उनके। आम आदमी पार्टी का यहाँ क्या हाल है, क्योंकि पंजाब से सटा इलाका बताया आपने उसको? हाँ, पंजाब से सटा इलाका बताया। और आम आदमी पार्टी का कुछ ग्राफ है। आज जब मेरा इंटरव्यू आप कर रहे हैं तो इस समय संजय सिंह, जो कि इनके वरिष्ठ नेता हैं, वो फतेहाबाद आए हुए हैं, और उनका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ पंजाब से सटा होने के कारण भी पड़ सकता है। इसके साथ साथ जो अगली बात ये है कि यहाँ पर ये संभावना व्यक्त की जा सकती है, अभी भविष्य के गर्भ में है, कि जेजेपी का अलायंस आम आदमी पार्टी से अगर हो जाता है, तो दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हाँ। तो ये संभावना है। हाँ, राजनीति में संभावनाएं तो सदा चलती रहती हैं। जैसे इनेलो ने बीएसपी के साथ किया है, ठीक, आपको ध्यान होगा, तो उसी प्रकार जेजेपी भी करेगी कुछ। इनेलो बीएसपी का यहाँ कुछ अस्तित्व? हाँ, इनेलो जो है रतिया उसका गढ़ रहा है, कई बार इसके विधायक यहाँ पर बने हैं, लेकिन बीच में कुछ इसमें गिरावट आई, और अब अगर इनका अलायंस होता है और उम्मीदवार कोई ऐसा आ जाता है जिसका अपना भी कुछ वोट बैंक हो, तो वो भी कुछ कर सकते हैं। तो अगर अब हम बात करते हैं जो मुख्यतः दो पार्टियां जिनके बीच में मतलब चुनावी जंग है जो छिड़ी हुई है, कांग्रेस और बीजेपी की बात करें, बीजेपी के यहाँ से जो विधायक हैं लक्ष्मण नापा जी, ठीक है, पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि उनके कार्यकाल को आप किस दृष्टि से देखते हैं? उनका कार्यकाल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विकास के मामलों में उन्होंने कुछ कार्य किए हैं, कुछ पेंडिंग है, उन कईयों पे काम चल रहा है अभी भी। मैं पिछले 2 दिनों से पूरे क्षेत्र में दौरे था, जैसे सड़कें कहीं नहीं बन रही हैं, लोगों को बिजली की समस्या आ रही थी, उसमें भी कुछ गांव वालों से मेरी बात हुई, वो कह रहे भी यहाँ बिजली बराबर आ रही है। और पीने के पानी की कुछ समस्याएं थी, उसके लिए इन्होंने प्रबंध किए हैं कुछ, लेकिन अभी बाकी हैं कुछ। अगर वो 2-3 महीने में अगर हो जाते हैं तो इनके कार्यकाल को अच्छा माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक चर्चा ये भी चल रही है अभी, जो पूर्व में सांसद रही हैं सुनीता दुग्गल जी, वो रतिया विधानसभा से बीजेपी पार्टी का मतलब कैंडिडेट हो सकती हैं या वो तैयारी कर रही हैं, तो उसका क्या प्रभाव रहेगा? नहीं, सुनीता दुग्गल भी हैवी कैंडिडेट हैं, सांसद रही हैं, और उनकी अगर आपने स्पीचें सुनी हो तो वो रतिया को अपना मायका कहती हैं। इस बात की इमोशनली अटैचमेंट भी लोगों की उनके साथ है, क्योंकि 2014 में भी मतलब 50,000 के करीब हाँ, वोट, पहले 435 वोटों से हारे थे। विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं वो, यहाँ से कुछ वोटों से वो तो रह मतलब वो गई नई थी। नहीं कह सकते इस नए इलाके नहीं रह सकते, विधानसभा में उनका लिंक बना, लोकसभा में उनका लिंक बना। अगर पार्टी हाईकमान उन्हें टिकट देती है तो निश्चित रूप से वो एक अच्छी हैवी कैंडिडेट के रूप में उभर कर आएंगे। कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो कई, जैसे वही बात है, जब किसी पार्टी का जोर होता है तो काफी लोग मतलब जो है नेता जो है उसी जहाज में चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है जो पूर्व में जो यहाँ से विधायक रहे हैं या और अन्य कोई ऐसा कोई व्यक्ति तब जो सामने आया हो जो कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट की दावेदारी पेश कर रहा हो? लोकसभा चुनावों के बाद अगर टिकट की दावेदारी की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में एक अनार 100 बीमार वाली बात है। बिल्कुल। वही स्थिति इस क्षेत्र में भी है। यहाँ पर पूर्व में विधायक रहे जर्नैल सिंह हैवी कैंडिडेट रहे हैं, उनका निजी भी इस क्षेत्र में प्रभाव रहा है, और इसके साथ साथ कुछ नए चेहरे भी आगे आ रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी से भी दर्शन लाल हंसू आए हैं, वो भी अपने प्रचार में लगे हुए हैं, प्रसार में लगे हुए हैं।
उन्हीं के साथ साथ कुछ और ऐसे उम्मीदवार हैं जो अभी अपने स्तन पर कुमारी शैलजा के निकट होने के कारण या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निकट होने के कारण वे अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं। नहीं कहा जा सकता कि अगर इनमें से कौन कैंडिडेट आता है लास्ट में। पर एक चीज और, जैसे बीच में चरणजीत सिंह रोड़ी का नाम भी आ रहा था, बाहरी क्षेत्र का अगर कोई उम्मीदवार आता है तो हो सकता है कि लोकल लोग उसे पसंद ना करें। ओके। क्योंकि अगर लोकल कैंडिडेट आता है तो निश्चित रूप से उसको कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। बाकी ये राजनीति चीज ऐसी, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब क्या हो जाए। अगर हम गुट की बात करते हैं, जैसे कांग्रेस के 2 गुट माने जा रहे हैं, शैलजा गुट और हुड्डा गुट, किसका प्रभाव आप यहाँ पे ज्यादा मानते हैं? देखिए, अगर प्रदेश की बात करते हैं तो निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरा वर्चस्व है, उनके बेटे का दीपेंद्र हुड्डा का वर्चस्व है, और पीछे टिकट आवंटन में भी उनकी विशेष भूमिका रही लोकसभा में। लेकिन अगर बात करें सिरसा लोकसभा क्षेत्र की, कुमारी शैलजा के जीतने के बाद यहाँ उनका भी दबदबा है, महिला भी है वो, इसलिए कुछ महिला कैंडिडेट भी आगे आ रही हैं, जिनमें एक परमजीत कौर भी है। तो इसलिए इस दृष्टि से ये ऐसा देखा जा सकता है कि टिकट आवंटन में शैलजा का जरूर इसमें हस्तक्षेप रहेगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ से अच्छी लीड हासिल की, अच्छा मार्जिन हासिल किया है। तो हो सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनकी आपस में ट्यूनिंग अच्छी हो जाए और मिलजुल कर कोई उम्मीदवार ये यहाँ से खड़ा करे। यानी क्या आप मानते हैं अगर इनकी ट्यूनिंग अच्छी ना हुई तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है? हाँ, ये देखिए, जब भी कोई ऐसी चीज है, घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, जब वो बढ़ती है तो तीसरा व्यक्ति उसका लाभ उठाता है। अगर वो एकता में कहीं कमी दिखाई दी तो बीजेपी को लाभ मिलेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से अभी अगर भारतीय जनता पार्टी जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी, वो काम कर रहे हैं, समय बहुत थोड़ा है, तो क्या लगता है अब इतने थोड़े समय में मतलब जनता का दिल जीता जा सकता है या जनता को कुछ अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है? हाँ, जैसे आपने मेरे परिचय में बताया कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर भी हूँ, इसको मैं अपनी भाषा में कहूँ तो 6 गेंदों में 6 छक्के चाहिए, 36 रन चाहिए जीत के। बिल्कुल। और जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी जी चल रहे हैं, डेली उनके 1-2 प्रोग्राम हर जिले में हो रहे हैं, हर जिले में, और वहाँ विकास की योजनाओं की घोषणाएं भी कर रहे हैं, और पिछली इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, और आगामी भी वो कुछ वहां पर आदेश देकर जा रहे हैं, और जितने भी बाकी वर्ग हैं उनको भी वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही रूटीन इलेक्शन तक रहती है तो निश्चित रूप से नायब सिंह जी एक अच्छे गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकते हैं। ये मानते हैं भी थोड़ा डिसीजन जो लिया गया वो लेट लिया गया मुख्यमंत्री बनाने का इनको? नहीं, लोकसभा चुनाव के आसपास ही ये होना था, कोई ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले मनोहर लाल जी को पदच्युत करना भी ठीक नहीं था, तब उनको करनाल से टिकट देनी थी तो ऐसा करना लाजमी समझा गया, पहले से ही नायब सिंह जी को नियुक्त कर दिया गया। वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट जिस प्रकार से मुख्यमंत्री महोदय चल रहे हैं, अगर इसी गति से वो चलते रहे, और इस प्रकार से जो कर्मचारी वर्ग है विशेषकर, चाहे वो कच्चे कर्मचारी पक्का होने की मांग कर रहे हैं, या अध्यापकों की बात है, या अगर आप मजदूरों की बात करें, या आप बाकी जितने भी वर्ग हैं जो अपनी अपनी डिमांड्स लेकर नित्य प्रतिदिन जा रहे हैं, किसानों की है, अगर इसको वो पूरा करते हैं तो लोग निश्चित रूप से साथ देंगे। आज की मौजूदा हालात के ऊपर मैं आपका एक ये कह सकते हैं एक ओपिनियन चाहता हूँ। बेरतिया विधानसभा सीट अभी फिलहाल किसके पाले में जाती दिखाई दे रही है, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो? ये कहना वक्त से पहले की बात होगी। मौजूदा हालात, मुझे इस वक्त की बात करता हूँ। अभी हालात बन रहे हैं, अभी भ्रूण पैदा हुआ है, ये नहीं कहा जा सकता कि लड़का होगा कि लड़की होगी जब तो तक उसका पूरा पीरियड हो ना जाए या तो डिलीवरी हो ना जाए। ठीक है, तो इसलिए ये समय की बात है, दोनों पार्टियां बड़ा अच्छा अपना प्रदर्शन कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी पीछे रैलियां की हैं और पदयात्राएं भी कर रहे हैं, और बीजेपी की जो जनसभाएं मुख्यमंत्री कर रहे हैं
वो भी एक अच्छा गुल खिला सकते हैं। दोनों में ये मैं तो नेक टू नेक फाइट कहूंगा इनके बीच में। मतलब दोनों तरफ पलड़ा किसी भी हाँ, इधर साइड भी झुक झुक सकता है। सकता है, उधर भी झुक सकता है, लेकिन दोनों जो है ना इस समय पीक पॉइंट पर हैं। नेक और टू नेक कहा, अगर इसमें कैंडिडेट की मतलब का भी प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। अगर कैंडिडेट कोई ऐसा आ जाता है जो लोकप्रिय है, हाँ, लोग उसको जानते हैं, उसने समाज सेवा के कार्य भी किए हैं, और उसको किसी को ये ना लगे कि ये कहीं पैराशूट से भेजा हुआ है, तो फिर वो कैंडिडेट उस पार्टी की मदद करेगा, उस पार्टी को जिताने में अपना रोल अदा करेगा। और इसके अलावा अब अगर हम निर्दलीय या कुछ ऐसे साथी भी हैं जो इस रतिया विधानसभा में अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ऐसे बहुत से लोग हैं। वो इस फिराक में है कि टिकट मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फिर वो निर्दलीय लड़ने के लिए भी तैयार बैठे हैं। भले ही वो जीत ना पाए, पर वोटों पे असर डाल सकते हैं वो। वोटों पे से डाल सकते हैं। हाँ, ऐसा कौन सा कोई नाम आप? बहुत से ऐसे। बहुत से हैं। हाँ, है निर्दलीय हाँ, यहाँ? निर्दलीय है, अभी वो वक्त की इंतजार कर रहे हैं, और जैसे उचित वक्त आएगा वे अपना जो है पासा फेंकेंगे। और चुनाव में बाजी तो उन्होंने मारनी मारनी, उन्होंने ये कह रखा है कि हमने तो चुनाव लड़ना ही लड़ना। लड़ना है। हाँ, ऐसे बहुत से हैं। तो साथियों, ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र गोस्वामी जी। रतिया विधानसभा को लेकर काफी खुलकर चर्चा हुई, और जो भी संभावनाएं बन सकती हैं या जो संभावनाएं इस वक्त हैं उसके ऊपर चर्चा करने के बाद एक चीज तो ये सुनिश्चित हो गई है कि इस वक्त जो मुकाबला है केवल दो ही पार्टियों के बीच में नजर आ रहा है, कांग्रेस और बीजेपी। और अब उसके बाद दूसरा जो पड़ाव है वो ये है कि अगर और कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियां अगर टिकट सुटेबल कैंडिडेट को ही देंगी तभी वो जीत पाएंगी, वरना उनके जीतने के आसार धूमिल हो सकते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा धर्मेंद्र गोस्वामी जी का, उन्होंने इतना समय दिया। और आगे भी हम आपके साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे। कोशिश रहेगी आपको वो जानकारी साझा की जाए जो हम महसूस करते हैं, ये धरातल पर दिखाई देती है, जनता के बीच के जो विचार है वो आपके साथ साझा किया जाए। और इस वीडियो में जो हमारे विचार थे या जो हमारी डिस्कशन थी वो आपको कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। इसमें किसी सुधार की आवश्यकता हो तो वो भी बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप दर्शकों का भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।